मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। और इस तरह मोदी ने अपने खास अंदाज में न केवल विपक्ष को चुनौती दी, बल्कि 23 और 24 का एजेंडा भी सेट कर दिया। और इसके लिए उन्होंने एमपी को चुना। राजधानी भोपाल का लाल परेड मैदान दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मेगा इवेंट का साक्षी बना। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने देश भर के 10 लाख बूथों से सीधे संवाद किया और 2023 में 5 चुनावी राज्यों समेत 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत का भरोसा दिलाया। फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। 2023 और 2024 का कैंपेन लॉन्च करने के साथ ही कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर क्या करना है, पीएम मोदी ने इसके टिप्स दिए। तो साथ ही भ्रष्टाचार और कॉमन सिविल कोड से लेकर 3 तलाक जैसा मुद्दा उनके संवाद में शामिल रहे। इसके अलावा पीएम ने विपक्षी एकता पर जोरदार हमला किया, भ्रष्टाचार और घोटाले से लेकर परिवारवाद तक पर प्रहार किया और कार्रवाई की गारंटी भी दी। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। पीएम मोदी ने अपने संवाद में विपक्ष को घेरा तो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का भी बयान सामने आया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर चुप्पी साधने के आरोप लगाए। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से, हिंदू मुस्लिम की आप बार बार बात करते हो, जगह जगह आप कहीं राम मंदिर, कहीं महाकाल, कहीं कुछ करते हो, इस प्रकार का सांप्रदायिकता भड़काने का काम करते हो। हमारा मोदी जी से अनुरोध है कि आप बेरोजगारी पर चर्चा करो, लोगों की समस्याओं का निदान करो, किसानों की समस्याएं, महिलाओं पर अत्याचार, मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, उसके बारे में बोलने के लिए आपके टाइम नहीं। समाज, संगठन और सरकार को लेकर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया, जो चुनावी राज्यों में पहुंचकर जीत का मंत्र बनेगा। लेकिन पूरे संवाद की खास बात यही रही कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को 2024 चुनाव का मंच बनाया, जो आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में बीजेपी की तैयारी को भी बताता है। सवाल नंबर 1, क्या भ्रष्टाचार 2023 और 24 का सबसे बड़ा मुद्दा होगा? सवाल नंबर 2, क्या पसमानदा मुसलमानों को लेकर बीजेपी कुछ बड़ा प्लान कर रही है? सवाल नंबर 3, मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी की क्या मेगा रणनीति है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एमपी से एजेंडा सेट। बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह यहां पर उपस्थित रहे और चुनिंदा हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी और 10 लाख कार्यकर्ताओं तक देश के बीजेपी के, हमारा बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम है बीजेपी का, उसके तहत उन्होंने अपनी बात कन्वे की। मैसेज बहुत साफ था, 2024 में हम फिर लौट रहे हैं, उन्होंने ये दावा किया यहाँ से। बल्कि एक तरह से उन्होंने इसको आप कह सकते हैं कि चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से एक बहुत कॉन्फिडेंट जेस्चर में अपनी बात रखने का एक अंदाज राजनेताओं का होता है, कुछ उसी अंदाज में प्रधानमंत्री यहाँ नजर आए। मध्य प्रदेश को क्यों चुना? सवाल साफ है कि 5 महीने बाद यहाँ चुनाव होने हैं, तो ये रैली भले ही एक तरह से नेशनल इश्यूज को एड्रेस करती हुई थी, लेकिन
ये मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को भी एड्रेस करती है, क्योंकि डबल इंजन का नारा बीजेपी का है, तो शिवराज जी के साथ मोदी जी की छवि है जो निरंतर जुड़ रही है, ये छवि इस डबल इंजन की गाड़ी को ताकत से आगे खींचेगी, ऐसा बीजेपी और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी मानते हैं। बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो उन्होंने साफ तौर पर ये बात संकेत दे दिया कि देश को तैयार रहना चाहिए समान नागरिक संहिता के लिए। हालांकि इसका विरोध राजनीतिक नज़रिए से भी किया जा रहा है और मुसलमान और इससे जुड़े संगठनों को बरगलाया भी जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं रुकेगा, और वो यही कमिटमेंट कर सकते हैं, परिवारवाद पर भी चोट की कि आप अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी आपके परिवार के सदस्यों की रक्षक बनने का दावा जरूर कर सकती है, और बाकी आपकी मर्जी है। तो एक अलग अंदाज था मोदी का, जिसमें पूरी तरह से ये कैंपेनर मोदी थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, ये पार्टी के संगठन के एक वरिष्ठतम नेता थे और चुनाव जीतने की तैयारी के लिए खड़े हुए आगे सेनापति थे। कितना असर होगा वक्त बताएगा, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सेवा दल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश यादव जी। बहुत स्वागत करता हूं योगेश जी आपका। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनका स्वागत है। मनोज सैनी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, आप मौजूद भी रहे, आप सभी का स्वागत। मौजूद भी रहे आप इस रैली में, आप देखते भी रहे कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने संगठन से जुड़ी बातों में भी बीजेपी की ताकत की नब्ज पर भी हाथ रखा, कि किस तरह 2 सांसदों वाली ये पार्टी 2 टर्म में बहुत अच्छा खासा बहुमत लेकर केंद्र में है, न सिर्फ बल्कि देश के कई राज्यों में मजबूती से अपनी सरकार बनाकर आगे बढ़ी है, और गुजरात जैसे राज्यों में तो करीब करीब 3 दशक का सफर ये तय कर रही है। किस तरह आप देखते हैं मोदी जी के संबोधन को, और किस तरह की चुनौतियां, चिंता और आत्मविश्वास इसके भीतर छिपा हुआ आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भाषण की बात करें या पूरा संबोधन या उनका आना, कार्यकर्ताओं से बातें करना, उसके बाद वंदे भारत ट्रेन में बच्चों से बातें करना, वो सब ये तो इशारा कर ही रहा है कि ऊर्जा से लबरेज थे। हाल ही में अमेरिका और मिस्र से लौटे हैं, तो वहाँ जो प्रतिसाद मिला उसका असर भी उन्होंने कई बार अपनी बातों में जिक्र भी किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो शिल्पी है संगठन के, वो संगठन के उस दौर के हैं जिस 2 का आप जिक्र कर रहे थे, जब 2 भी नहीं रहा करते थे, लेकिन 2 के लिए मेहनत करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय जब रहा करते थे, कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, तो वो वक्त भी उन्होंने देखा और पार्टी को बढ़ते हुए भी देखा। इसीलिए आज उनके पूरे संवाद में कई तरह की बातें छिपी थी। 2024 को लेकर बहुत क्लियर था, 23 को लेकर हल्की सी चिंता भी होगी, क्योंकि कई बार उन्होंने इस तरफ इशारा किया अपनी बातों को लेकर, लेकिन ये नहीं कहा कि 23 की तरफ हमें जाना है, क्योंकि 24 में सब कुछ छिपा हुआ था शरद जी। पर कार्यकर्ताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, यहाँ वहाँ थोड़ा सा बदलाव भी आया है, तो उन्होंने जिक्र किया अपने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहते हुए कि जब मैं था तो मैंने किस तरह आंगनवाड़ी केंद्रों को अपने साथ जोड़ा था, और ये वो सब चीजें हैं कि आप जनता के सुख दुख में आप शामिल हो जाएंगे। किसी योजना को लेकर मत जाइए, आप सुख दुख में शामिल हो जाइए। योजना मतलब यही था कि अपने आप पहुंच जाएगा। तो संगठन के कार्यकर्ताओं को, बूथ को जोड़ना, और ये वही संगठन था मध्य प्रदेश का जिसको लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ से हम यदि आज अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं तो इसकी यात्रा कराने वाला मध्य प्रदेश है। तो बहुत सारी बातें छिपी थी, कॉमन सिविल कोड की बात भी थी, और मुस्लिम वर्ग को लेकर खासकर उन्होंने कहा है, तो एक नया एजेंडा उन्होंने सेट कर दिया है। ये भी बता दिया है कि तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। तो अपने नेताओं के लिए भी उन्होंने कई तरह के इशारे किए शरद जी, लेकिन ये बहुत तय कर दिया है कि एजेंडा सेट है 2024 का। पूरा भाषण 2024 पर केंद्रित था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये बात बहुत बेहतर समझते हैं कि वो एक ऐसा इंजन है जो 2024 के लिए गाड़ी दौड़ाएंगे, तो पहले वाले जो स्टेशन आएंगे उनको भी इसका फ़ायदा होगा। और 2023 वैसा ही एक स्टेशन है जहां 5 राज्यों के चुनाव 5 महीने बाद होने हैं। योगेश जी, आप किस तरह देखते हैं अपोजिशन के नाते? अपोजिशन की एकता पर भी प्रधानमंत्री ने चोट की है और कहा है कि एक तरह से उन्होंने संकेत नहीं, साफ इशारे में कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अनेक नेता एकजुट हो रहे हैं न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर, लेकिन कौन कौन है
ये आप सब जानते हैं। तो विपक्षी एकता पर करारी चोट करने की कोशिश भी उनकी रही, कैसे देखते हैं आप? शरद जी, मेरी मान्यता यह है कि प्रधानमंत्री जी के एक एक वक्तव्य का समीक्षात्मक दृष्टिकोण से विवेचन किया जाना चाहिए। मैं आज का भाषण सुनने के बाद बहुत निराश और हताश भी हुआ और भारत की संभावनाओं को धूमिल होते हुए मैं देख रहा हूं। ये धूमिल शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि प्रधानमंत्री जिनका एक विजन होता है, जिनकी एक सकारात्मक दृष्टि होती है भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, लेकिन वो दृष्टि आज विलोपित थी। उसके बजाय विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष का परिवार क्या कर रहा है, वही गांधी फोबिया से ग्रसित नजर आए प्रधानमंत्री जी। और आज तो उन्होंने शरद पवार जी के परिवार पर भी टिप्पणी कर दी। मैं जानता हूं कि विपक्ष की एक भूमिका होती है, विपक्ष अपनी बात कहता है, प्रखरता से कहता है और विपक्ष को आंदोलित होना भी आवश्यक है, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि हम प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ विपक्ष की आलोचना करते रहे। हमारा विजन क्या है, हमारा इस देश के लिए क्या है। मुझे बहुत गर्व होता है जब पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के प्राचीर से कहे गए भाषणों को मैं सुनता हूं, उनकी किताबें पढ़ता हूं, तो मुझे बहुत गौरवान्वित होता हूं कि उनका एक एक शब्द इस भारत के लिए, भारत माता के लिए हुआ करता। इंदिरा जी की स्पीच में एक एक भारत माता की अस्मिता और भारत माता की प्रगति के लिए होता था। आज हम विपक्ष क्या कर रहा है, ये कर रहा है, विपक्ष हमारी आलोचना कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को, यदि वो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के फकत नेता नहीं है, वो एक बहुत देश के महत्वपूर्ण सर्वोच्च नागरिक है, उनको इन फोबिया से दूर होना चाहिए। मैं जानता हूं मानसिक स्थिति होती है जब विपक्ष संगठित होता है, विपक्ष मजबूत होता है, विपक्ष की संभावनाएं तय होती है, तो प्रधानमंत्री मानसिक तनाव में बोल जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे आज निराशा लगी कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य में एक विजन छुपा होना चाहिए। आज देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, अव्यवस्था है, हम शने शने नीचे गिरते जा रहे हैं, सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी चलती रहती है, आप भी जानते हैं, सरकारी रेडियो भोपू की तरफ बोलते रहते हैं, लेकिन यथार्थ में क्या है, आम आदमी किस तरीके से महसूस कर रहा है सर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत निराश और हताश हूं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से। डॉक्टर हितेश वाचोई, आप किस तरह देखते हैं? पार्टी संगठन का एक मुख्य तौर पर ये कार्यक्रम रहा और जाहिर तौर पर एक विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम था ये, और 2024 के लिए पहली बार मैं कहूँगा मध्य प्रदेश को ही चुना प्रधानमंत्री ने। क्यों चुना उसका अनुमान हमने लगाया कि 2024 के लिए गाड़ी तो तेज चल ही रही है, पहले के स्टेशन भी बेनिफिशियरी हो, ये भी कोशिश रही। आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा ये कार्यक्रम था हमारा बूथ सबसे मजबूत। इस कार्यक्रम को लेते हुए हमने लगभग 600 लोकसभा क्षेत्रों से आप मान के चलिए कि लगभग 3000 के करीब हमारे बूथ वर्कर्स यहाँ पर आए थे, मोटा मोटा पूरे देश भर से। और उन बूथ वर्कर्स को लेकर ये एक सम्मेलन हुआ था, संगठन का कार्यक्रम था, जैसे आपने बोला, बिल्कुल ठीक है। पर एक अच्छी बात ये हुई शरद जी की मध्य प्रदेश के वासियों को आज के दिन एक नहीं दो वंदे भारत ट्रेन की मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज मिली है। एक योगेश भाई के नगर की ओर है, भोपाल से इंदौर की ओर, तो अब इनका सफर आसान रहेगा। वंदे भारत जैसी ट्रेन आप सोचिए भोपाल से इंदौर आएगी जाएगी। वहीं भोपाल से जबलपुर, हाईकोर्ट है जबलपुर, हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, एक बड़ा ट्रैफिक मूवमेंट जबलपुर और भोपाल के बीच में है। दोनों जगह, एक जगह खंडपीठ है, एक जगह हाईकोर्ट है जी। और इंदौर कैपिटल है, अपनी कमर्शियल कैपिटल है, तो स्वाभाविक है कि उसका अपना एक ट्रैफिक है। तो दोनों तरफ यात्रा करने वाले लोगों को, मध्य प्रदेश के वासियों को बहुत बहुत बधाई। इकट्ठे दोनों वंदे मातरम रही, एक ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा, 2024 के चुनाव का एजेंडा हम बहुत अच्छे से जानते हैं। भाई विपक्ष भी अपनी तैयारी करता है, हम लोग भी करते हैं, तो उसमें नाराज होने की बात नहीं है, ना ही अब शब्दों के प्रयोग की कोई बातचीत है। जो चित्र है वो सामने जरूर रखा जाता है, जैसे 4 प्रमुख दलों को ले, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, तो इन सब के नेता, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, ये सब जेल होके आ गए हैं शरद जी, या फिर कहीं ना कहीं जमानत पर हैं। मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में ये सार्वजनिक जीवन के घोटालों को लेकर है। मैं नाम भी गिना सकता हूं, पर मेरा वो अभी एजेंडा नहीं है, समय है उसमें हम बताएंगे। तो विपक्ष के ऐसे लोगों का संग्रह हुआ, कई लोग उसमें कन्विक्टेड हैं, जो लीडर्स हैं आप भी जानते हैं, जो चुनाव भी नहीं लड़ सकते कन्विक्शन की वजह से, ऐसे गंभीर आरोपों में कन्विक्टेड हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ हैं। तो भाई ये तो तथ्य है ना शरद जी, जिसको सामने रखा है। वहीं दूसरी ओर 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी मामला किसी भी अदालत में लंबित नहीं है।
मैं बहुत ईमानदारी से और कमिटमेंट के साथ ये आपके समक्ष तथ्य रख रहा हूं। यदि आपको लगता है तो मुझे जरूर टोकिएगा। तो एक और हमने यूपीए की सरकार को देखा, जहां गाय बगाए रोज हमको इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती थी। आधी कैबिनेट जेल होकर आ चुकी थी। तो समझ सकते हैं कि ये डिफरेंस हमने जनता के सामने क्रिएट किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और ये अकाट्य है शरद जी, आप मोदी जी को चाहें या ना चाहें, वो अपना विषय हो सकता है, पोस्चरिंग हो सकती है। दूसरी बात, वित्तीय प्रबंधन। हमने बहुत कठिन दौर देखा शरद जी वित्तीय व्यवस्थाओं का, उसके बाद भी महंगाई की दर को 5 पर रखना। महंगाई नहीं है ऐसा नहीं है, पर उसको संभाले रखना, जबकि आस पड़ोस के सब देशों में हमने उसको भी जारी किया है आज कि आप जाएंगे तो आपको 45-43 तक आपको महंगाई दर मिलेगी। और ये हमने FRBM के तहत किया है। आज भी यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डेट टू GSDP रेशो है, देशों का यदि देखेंगे तो भारत का 80 के आसपास है, वहीं अमेरिका जैसे देश हैं जो 125 क्रॉस कर चुके हैं शरद जी। तो वित्तीय प्रबंधन हमारा बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश को यदि आप देखेंगे तो यदि कांग्रेस की सरकार में जाएंगे तो 100 रुपए के विरुद्ध 40 रुपए हुआ करता था कर्ज से रिलेटेड देनदारियां, वही घटकर आज 100 रुपए पर 28 रुपए हो गई हैं शिवराज जी के पिछले 20 वर्षों के दौरान। हम 15 महीने छोड़ भी दें तो मुझे लगता है इसको आप भारतीय जनता पार्टी के वित्तीय प्रबंधन की ओर बेहतर होता देखेंगे। जबकि बजट का क्वांटम हमने बढ़ाया है, 3.5 लाख करोड़ हमारा बजट पहुंच रहा है। चलिए तो आगे और अवसर देंगे। बिल्कुल, दूसरे राउंड में आऊंगा और ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि इसके आधार पर हम वोट मांगेंगे, ये हमारा निवेदन। जी मनोज, अगर एजेंडा सेट जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे हैं कि एजेंडा सेट किया उन्होंने 2024 के लिए, तो एजेंडा सेट करते हुए उन्होंने एक तो करप्शन पर बात की, और जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी कह रहे थे कि विपक्ष के कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ शरद पवार जी तो आज इसके खिलाफ भी बोलते नजर आए। सिंचाई घोटाले को भी उन्होंने नकारा और कहा कि प्रधानमंत्री विपक्षी एकता से विचलित हैं, ऐसा आरोप भी लगाया। राहुल जी की प्रतिक्रिया जरूर अभी नहीं मिली है। कांग्रेस की तरफ से किसी संजीदा और गंभीर राष्ट्रीय नेता की भी प्रतिक्रिया अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं, आएगी जरूर। आप किस तरह देखते हैं? और क्या था, पसमानदा मुसलमान यानी पिछड़े और दलित मुसलमान देश के, दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में ही मुस्लिमों में जाति की ये परंपरा अधिक देखी जाती है, एशिया में, विशेषकर दक्षिण एशिया में। पसमानदा यानी फारसी शब्द, पिछड़े मुसलमान, पीछे छूट गए मुसलमान, 75% है भारत में ये पसमानदा। और समान नागरिक संहिता, इन दोनों को लिंक करके बीजेपी क्या कुछ ऐसा बड़ा सोच रही है कि एक तरफ जहां वो अपने वो उसके एजेंडा में शुरू से ये विषय रहा है, ये भी रखे, और अशरफ जो कहे जाते हैं 15% सवर्ण मुसलमान, बोलने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन ये डिवीजन है, 15% अशरफ यानी सवर्ण मुसलमान और 75% दलित और ओबीसी मुसलमान। क्या एक अलग सोच के साथ बीजेपी कुछ कर भी सकती है? बिल्कुल, देखिए एजेंडा सेट है आज निश्चित रूप से, और प्रधानमंत्री ने कई जगह कई बातों में अपना एजेंडा सेट किया। ये इतना बड़ा मसला है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा एक आरोप लगता रहा है, खासकर मुस्लिमों को लेकर। लेकिन आप देखिए कितनी साफ गोई के साथ उन्होंने एक साउथ की बात करें या उत्तर भारत की बात करें, मध्य भारत की बात करें, जहां जहां जो जातियां हैं इन वर्गों से जुड़ी हुई, वो जो 75% आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक अलग दिशा में जी रही, गरीबी से परेशान है। मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि जिस तरह देश में दलित और आदिवासी एक बहुत प्रभावी वोटर है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बस इतना आपकी बात को मैं बस थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं। देखिए, ये बात सच है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी हो रही है, हम सब जानते हैं, लॉ कमीशन ने भी उसमें वो मांग लिया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट मुसलमान बनाए जाते हैं राजनीतिक रूप से। तो स्वाभाविक है कि उनसे एक बेहद संवाद की जरूरत है, और संवाद करने के लिए उनसे प्रभावित सेक्शन जो है वो पसमानदा ज्यादा है। जी, ये कहना माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है कि उसमें जो उच्च वर्ग है वो उतना प्रभावित नहीं है और पॉलिटिकली ताकतवर है। तो क्या आप ऐसा भी इशारा कर रहे हैं कि कुछ रिमेडियल बड़े इश्यूज भी राहत भरे पसमानदा के लिए हो सकते हैं? यस, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हम यदि मुस्लिम वर्ग को भी, जैसी हमारी जाति व्यवस्था है उसमें हम पिछड़े, दलित और कमजोर लोगों को ताकत देने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे ही मुसलमानों में जो आपने व्याख्या करी, इस प्रकार से वर्गीकरण है
और उसमें भी एक वर्ग है जिसका शोषण होता चलिए, है, चलिए, तो उसको समर्थन देना बहुत जरूरी है। मैं योगेश जी आपकी एक क्विक रिएक्शन जरूर चाहूंगा इस पर। जी शरद जी, देखिए एक भयावह संकेत हमें नजर आ रहा है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया, अभी तो विपक्ष एक जगह इकट्ठा ही हुआ है, बातचीत भी नहीं हुई है, एक औपचारिक बैठक थी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का इतना कॉन्संट्रेशन, इतनी एकाग्रता विपक्ष के प्रति, ये इस बात का संकेत होता है कि कहीं ना कहीं से इस देश के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार वर्ग, उनके स्वर धीरे धीरे सारे स्वर मध्यम पड़ते जा रहे हैं। और जहां या तो आप सरकार की बात कीजिए, सरकार के स्वर में लाइए और गीत गाइए तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। यदि आपने विपक्ष की बात कही या कुछ ऐसी बात कही, ये प्रजातंत्र के लिए अशुभ संकेत होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि फिर आपको कोई यथार्थ से परिचित नहीं करवा पाता है। फिर आप आंकड़ों की बाजीगरी करें कि हमने ये किया वो किया। मैं तो सिर्फ इस बारे में प्लीज मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि हम लोग एक बात का डिबेट रख देना चाहिए हमें कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। तो सामान्य जन क्या है, क्या आर्थिक और वित्तीय व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो आर्थिक और वित्तीय हालात क्या है, क्या मूल्य है, एक सामान्य नागरिक भी ये समझने लगा कि उस समय के क्या मूल्य थे, आज के क्या मूल्य है। लेकिन आलोचना तो लोकतंत्र का एक होना भी चाहिए और अधिकार है। प्रतिकार नहीं करेंगे तो राहुल जी बाहर भी जाते हैं, देश में भी जाते हैं, और मुझे लगता है उसको भी स्पोर्टी मैनर में और आलोचना के अधिकार के तौर पर देखना चाहिए। शब्द का प्रयोग नहीं है सर, अब शब्दों का प्रयोग नहीं होना रखा जा रहा है। जी राहुल जी जब अपनी बात कहते हैं, सर मेरी बात नहीं हुई, राहुल जी अपनी बात कहते हैं तो ये कहता है कि ये कहना क्या लाजमी आप वो डिबेट चलेगी सर, डिबेट चलेगी जैसे अभी चल रही है आपकी तरफ से जो बात राहुल जी भी जब कहेंगे तो बीजेपी भी उस तरह से आलोचना कर सकती है, लेकिन आलोचना दोनों पक्षों से होगी। आप उसके स्तर और उसके बिंदु को लेकर की कोई अपशब्द या ऐसी बात कोई भी ना हो, ये ध्यान रखना बहुत जरूर होगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि हम इसका ध्यान रखें कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जो किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाए और कोई नकारात्मक टिप्पणी करे। मनोज जी, आप अपनी बात पूरी करने वाले थे, मैं आपकी तरफ आता हूं, किस तरह देखते हैं आप इसको? जी देखिए 2014 की जो बात अभी हो रही थी, तो आज उन्होंने जिक्र किया है 2014 से लेकर 2023 तक का जिक्र उन्होंने किया, बल्कि आने वाले 24 का जिक्र भी किया है कि 2014 से पहले हम क्या थे और 14 के बाद कितना परिवर्तन आया। अब जब विपक्ष देखेगा तो निश्चित रूप से वो उसको अपनी नजरों से देखेगा, लेकिन जिस मुस्लिम वर्ग की आप बात कर रहे थे शरद जी, और जो नैरेटिव सेट करने की बात है, तो प्रधानमंत्री ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। और इससे बेहतर मौका इसलिए नहीं था कि ये वो कार्यकर्ता 3000 कार्यकर्ता जिससे 15 बार अलग अलग तरह से क्वेश्चन हुए हैं, बाकायदा सिलेक्शन हुआ है, और ये 10 दिन अब जाने वाले हैं अलग अलग स्टेट में। यदि गुजरात का व्यक्ति है तो वो राजस्थान में नजर आएगा, राजस्थान का व्यक्ति है तो वो तेलंगाना में नजर आएगा। तो इस तरह से तैयारियां ही की गई है कि वो जो नैरेटिव सेट करना है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग की बात हो या फिर कॉमन सिविल कोड की बात हो, जिसको लेकर अब आने वाले दिनों में केंद्र की सरकार बढ़ने वाली, जिसकी तरफ इशारा किया प्रधानमंत्री ने, तो हमें लगता है ये तमाम तरह की चीजें इसमें दिखाई दे रही। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ये बता पाने में अपने कार्यकर्ताओं को तो कम से कम सफल रहे हैं कि आपको आगे जाकर क्या करना, जो भटक गए। लेकिन अभी भी ये क्लैरिटी मुझे लगता है कि पसमानदा मुसलमान और समान नागरिक संहिता, ये कहीं कुछ आपस में कहीं किसी बिंदु पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने भी इशारों में बात कही है जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये पहले भी हम देख चुके हैं कि बीजेपी निश्चित तौर पर ये चाहती है, क्योंकि अब वो 10 साल पूरे करने के बाद चुनाव मैदान में उतरेगी, तो वो ऐसी पार्टी नहीं कहलाना चाहती कि वो पूरे देश की जनता की, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सबकी पसंद नहीं है। बिल्कुल सर जी। और देखिए आप उसमें भी जो आप कह रहे हैं जनजाति वर्ग को लेकर आपने देखा होगा भी एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की बात कही जा रही, कई बार उसको लेकर सवाल भी उठते रहे। तो मुझे लगता है इसकी चिंता भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी या भारत की सरकार की तरफ। ये एक बड़ा कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि 2024 के पहले का एक बड़ा कर्टेन जब हटेगा इससे पूरी तरीके से, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कुछ है जिसकी आज एक इनिशियल झलक प्रधानमंत्री हमें
भोपाल में दिखा कर गए हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए, बहुत संक्षेप में। आपने जी बहुत अच्छी बात कही। जिस प्रकार से हम समाज में एससी और एसटी को क्लासिफाई करके समर्थन देने की बात करते हैं, उसके अपने आधार होते हैं सामाजिक और आर्थिक, उसी प्रकार से मुसलमानों को इकट्ठा ना देखकर उसका जो एक पिछड़ा और शोषित वर्ग है उसको समर्थन लगेगा यूसीसी के बाद भी, ये इस दिशा में मुझे लगता है एक मजबूत कदम। ये एक बड़ी बात हो सकती है जिससे आगे और जी योगेश जी, बहुत कंक्लूड करूंगा आपकी टिप्पणी से। मैं मानता हूं ये प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में नहीं होगा, लेकिन एक स्थानीय समस्या की टिप्पणी आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। ये अच्छा होता, वंदे भारत का जो समय है वो व्यवहारिक रूप से इतना उपयुक्त नहीं है। उसको 6:30 के बजाय 7:30 यदि चलाते तो 10:30 बजे वो भोपाल पहुंचती तो बहुत सारे सरकारी काम निपट जाते, या लौटते समय भी उसका समय। बैठे हैं, आपकी बात पहुंचाएंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि थोड़ा सा उस पर व्यवहारिक धरातल पर वंदे भारत को हम ये भी बात उठी है कि कुछ किराया भी उसका किराया भी ज्यादा ज्यादा है, और 7:30 का जो भोपाल से लौटने का समय वो भी गलत है। 9:30 तक यदि व्यक्ति अपने इंदौर गंतव्य पर पहुंच जाए तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ठीक है, चलिए गाड़ी मिली है, लेकिन इसमें सुधार किया जाना चाहिए। और ये अपेक्षित रहेगा कि इस मामले में अधिकारी वर्ग व्यवहारिक धरातल पर जरूर इन चीजों को देखें। बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रधानमंत्री आज जिस तरह से संगठन के सूत्र बताकर गए हैं, माफ कीजिएगा, ये दौर राजनीति का एक अलग दौर है। हमारे साथ दो बहुत संजीदा राजनेता हैं, अलग अलग कांग्रेस बीजेपी के, बहुत समझते हैं ये महंगी गाड़ियों से, निरंतर एसी चलते रहने से, और एक टर्म हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी यूज करते हैं, टर्नओवर वाले कार्यकर्ता का दौर है। मोदी जी ने उस कार्यकर्ता की याद दिलाई है जो कार्यकर्ता ना टर्नओवर वाला है, वो हाथ में 5 रुपए के बेर लेकर आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता को खिलाता है, वो जाकर पूछता है थर्मामीटर किसके पास है, किसके पास वो कमर दर्द पर जो गर्म पानी का बैग है वो है, वो एक साथ यूरिया पूरे गांव के लिए, प्रभावशाली लोगों के लिए लेकर आ जाता है। इस कार्यकर्ता को ढूंढना होगा साहब, इसको पकड़ना होगा। चाहे बात मैं यहाँ बड़े फलक पर बोल रहा हूं, कांग्रेस के लिए भी ये कार्यकर्ता बहुत जरूरी है, और बीजेपी की तो ये रीढ़ की हड्डी रहा है। तो उड़ती हवा सा था वो जो गीत है 3 इडियट का, इस कार्यकर्ता को ढूंढ के ले आओगे साहब तो बहुत सारी आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, पीएम से सवाल, सीजी में बवाल। नमस्कार। देना वो वाली